Good morning, girls. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. हाँ जी, हम अपना टॉपिक कर रहे थे। ओके, हम फॉर फीचर हमने कर लिया था। उसके बाद Yes, sir. हाँ जी, री इशू पढ़ना है हमने। क्या होता है भाई री इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर? री इशू का मतलब यहाँ पे क्या है? Certification. रीइशू कर देना। हाँ जी, क्या कर देना? फॉरफिट हुए शेयर्स को रीइश्यू करना। किसी और को दे देना, रीइशू कर देना। ओके, किसी और को दे देना। ओके, तो इसकी कुछ जो होती। शेयर्स हाँ जी, बोलिए। जो शेयर्स फॉरफिट हो उसको किसी और को दे देना रीइश्यू कहलाता है। और जो शेयर होल्डर से लिए हैं उसको भी हम रीइश्यू कर सकते हैं। शेयर होल्डर से लिए हैं और फॉरफिट किया है, इसका मतलब क्या है गोल्डी? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं नहीं, जिस शेयर होल्डर से हमने ले लिए हैं उसको हम दोबारा भी रीइश्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसको हम दोबारा इशू कर सकते हैं, मतलब जिसने कॉल पेमेंट नहीं की है उसको हम दोबारा शेयर इशू कर देंगे जब हमने उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम काट हाँ, दिया है। कर सकते हैं अगर वो रिक्वेस्ट करे तो कंपनी में कि रिक्वेस्ट मुझे करे। शेयर्स चाहिए। क्यों? हम तो नहीं देते। कंपनी कहती है कि भाई हमने तुम्हें क्या कहते हैं, हमने रिमाइंडर भेज लिया, तुम्हें वार्निंग लेटर दे लिया और फिर भी तुमने जो है हमें पैसे जो ने कॉल अमाउंट पे जो थे वो तुमने जमा नहीं कराए, तो हम तुम्हें नहीं देते। फिर तो कंपनी की चॉइस है ना, देना चाहती कि नहीं। अच्छा, कंपनी की चॉइस है देना चाहती है या नहीं। ओके, अगर कंपनी चाहे तो दे सकती है, री इशू कर सकती है सेम हाँ, पर्सन। ओके, हाँ जी, और कोई? हाँ जी गर्ल्स, और कोई कंडीशन री इशू की? अच्छा, री इशू किस पे हो सकते हैं आपके? पार पे? एट अ पार ओके। और प्रीमियम और डिस्काउंट। ओके, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ओके, एक डिस्काउंट की एक कंडीशंस होती है एक री इशू में फॉरफिटेड शेयर्स वाली। क्या कंडीशंस होती हैं वो? हाँ जी, हाँ जी गर्ल्स, एक कंडीशन होती है ना री इशू की, कि अगर आप री इशू कर रहे हैं, जो फॉरफिट कर दिए हैं आपने शेयर्स ऑलरेडी किसी शेयर होल्डर के, और आप वो री इशू करने जा रहे हैं, तो डिस्काउंट पे अगर आप री इशू कर रहे हैं तो उसमें आपका एक कंडीशन होती है। बताओगे? किसी को पता है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपने पढ़ा नहीं है क्या फर्स्ट सेमेस्टर? हाँ सर जी, पढ़ा है। पढ़िए सर। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है आप लोगों में से, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों में से फिर, क्योंकि अगर उसका जवाब तो मुझे बहुत आसानी से आ जाता। यहाँ पे किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, नेहा ने, शेयर है और शेयर होल्डर ने 7 पर शेयर दिए हैं और री इशू में सिर्फ 3 पर शेयर ही इशू होगा। ओके, ओके, नेहा कह रही है कि भाई आपका गर्ल्स, अलका म्यूट करो इसे। हाँ जी, ओके, चेस्टा स्वीट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, कुछ ऐसा कह रही है। हाँ जी, मैं आप लोगों ने एक कंडीशंस होती है कि अगर आप जो शेयर्स फॉरफिट कर चुके हैं, यानी कि
कोई आपका एक शेयर 10 रुपए का था और आपके उस पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन मनी मिला था, यानी कि 3 रुपए जो है आपका एप्लीकेशन मनी मिला था उसके ऊपर, ठीक है। उसको हमने, उस शेयर होल्डर्स ने बाकी आगे की कॉल्स जो है अलॉटमेंट की और जो बाकी कॉल्स है उसने पे नहीं की हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, आप उस शेयर होल्डर के शेयर्स जो हैं फॉरफिट कर देते हो। फॉरफिट का मतलब क्या है आपका, कि उस शेयर होल्डर के जितनी भी उसने, मान लीजिए जैसे एप्लीकेशन पे उसके पास हमारे 5,000 शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से सिर्फ 15,000 रुपए ही दिए हैं, ठीक है। तो हम उन 15,000 रुपए को क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो वो जो 15,000 रुपए हैं, यानी कि आपके वो जो 3 रुपए हैं पर शेयर पे, वो आपकी कंपनी रख लेगी, और जब वो उसको री इश्यू करेगी किसी अदर शेयर होल्डर को, तो वो कंपनी जो फॉरफिटेड शेयर री इश्यू किए जा रहे हैं उन पे 3 रुपए से ज्यादा, जो कि हमें उस अर्लियर शेयर होल्डर से मिले हैं, यानी कि उसका जो फॉरफिट हमने किए हैं शेयर्स, उस पे उसने 3 रुपए पे किए हुए थे एप्लीकेशन पे, यानी कि हम जब री इश्यू करेंगे उन्हीं फॉरफिटेड वाले शेयर्स को, तो हम किसी अन्य दूसरे शेयर होल्डर को 3 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। यानी कि आप उसको 10 रुपए का शेयर आप 6 रुपए में नहीं दे सकते, आप मैक्सिमम उसको कितना दे सकते हो, 7 रुपए तक दे सकते हो। यानी कि 3 रुपए का जो आपका फॉरफिटेड अमाउंट है उससे ज्यादा आप उसको डिस्काउंट नहीं दे सकते। आप उसको 3 रुपए, यानी कि 10 रुपए का शेयर वो 7 रुपए में इश्यू कर सकते हो, क्योंकि हमें वो जो 3 रुपए का जो हमारा फॉरफिटेड वाला जो हमारे पास था, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते उसको, ठीक है। ये बात हो गई गर्ल्स, क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपका जो फॉरफीचर में जब आप री इश्यू करते हो, तो उस 3 रुपए से ज्यादा आप उसको डिस्काउंट, जो फ्रेश शेयर होल्डर जिसको आप री इश्यू कर रहे हो, नया जो जिसको री इश्यू कर रहे हो आप, तो उसको आप 3 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप डिस्काउंट वाले केस में आते हो तो आप उसको जो है इश्यू जो है आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। 3 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट उसे नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब आपका पढ़ते हैं, क्या कहता है आपका री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, क्या कहता है। The rights on the forfeited share pass on to the company. The company, if it so desires, may cancel the forfeited shares or it may reissue them. These shares may be reissued at a premium or a discount, but the amount of discount cannot exceed the actual amount forfeited on the shares. ठीक है, ये लाइन जो मैं आपको अभी बता रहा था कि जो आपका डिस्काउंट है वो आपका जो एक्चुअल अमाउंट फॉरफिटेड है, यानी कि जो आपका 3 रुपए आपका फॉरफिट किया हुआ है, उससे ज्यादा एक्सीड आप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट उन्हें नहीं दे सकते। If the articles of association, if the articles of company so authorize, the board of director may reissue the forfeited shares. Where a company does not have any articles of association, it shall follow the regulations specified in Table A of Schedule 1 of the Companies Act, according to which a company shall make a public announcement of the forfeiture of shares, and the company's director shall make a statutory or legal declaration justifying the forfeiture of shares। ठीक है, कि भाई हमने वो उनको एक डिक्लेरेशन या एक जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई हमने ये जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं वो हमने क्यों फॉरफिट किए हैं, ठीक है। Besides this, the board of director needs to pass a resolution for the reissue of forfeited shares. The shares are then reissued according to the specified conditions.
The secretary enters the name of the new holder of the shares in the company's register of members and prepare a share certificate, gets it signed by two directors of the company, states the amount of the company share capital on the certificate and puts his signature, and certificate so prepared is given to the new holder of share. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, जो सेक्रेटरी है वो ये सारे काम करता है, शेयर सर्टिफिकेट बनाता है, उस पे दो डायरेक्टर्स के साइन करवाता है और अपने भी उसके ऊपर साइन करता है, ठीक है, और उसको डिलीवर करता है, ठीक है। और रेजोल्यूशन के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर री इशू के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसमें वो ये सारा मेंशन करते हैं कि भाई इतने शेयर्स थे, इन पे इतना अमाउंट पे किया गया है, इतना अमाउंट पे नहीं किया गया है, और उसको हम इस मेंबर के इतने नंबर ऑफ शेयर और जिनका सीरियल नंबर ये है, हम उनको ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स हम उनको फॉरफिट किया था और अब हम उनको री इशू करने जा रहे हैं, तो वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, एनोलमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एनोलमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, अगर आप जैसे अगर आप इसका नॉर्मली अगर लेमन टर्म्स में इस वर्ड का एनोलमेंट का जब आप सर्च करोगे, आप इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ, या बिल्कुल आप एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देना। एग्जिस्टेंस किसकी, बेसिकली ये लीगल टर्म्स में ये जो मैरिज होती है, शादी होती है, उसकी पूरी लीगल एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए होता है। एक होता है डाइवोर्स और एक होता है आपका एनोलमेंट। एनोलमेंट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल उसके सारे सबूत, उसका एग्जिस्टेंस की कभी कोई ऐसी शादी हुई थी, उसका बिल्कुल ही आप हर तरीके से उसका सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्री और हर तरह के प्रूफ को आप क्या कर दो, उसको खत्म कर दो और ऐसा कर दो कि ये शादी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई शादी हुई थी लेकिन अब वो शादी जो है, अब वो उनका डाइवोर्स हो गया, वो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन शादी हुई थी। लेकिन जब हम एनोलमेंट का मतलब बात करते हैं, तो एनोलमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो चीज है ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं की, ये कभी हुआ ही नहीं ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, एनोलमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एनोलमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर जिसने आपके जिसके शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं कॉल पे पेमेंट टाइम पे ना करने के लिए, वो क्या करता है, कंपनी के पास एक एनोलमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट डालता है कि भाई ये जो फॉरफीचर हुआ है, ये जो एनोलमेंट हुआ है, ये जो फॉरफीचर हुआ है, इसको आप एन्यूल कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दीजिए। तो वो यहाँ पे कंपनी के पास एप्लीकेशन लगाता है कि भाई, और उसमें अपने सारे रीजंस वगैरह ये जैसे भी है, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उसका एनरोलमेंट का इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आने के बाद कंपनी की तरह देखती है कि भाई सबसे पहले तो कंपनी क्या कहती है, अपने ये जो कॉल के पैसे थे आपके वो जमा कराइए विद इंटरेस्ट। आज तक के जिस दिन हमारी लास्ट डेट थी कॉल्स की पेमेंट करने की, और आज तक की आप सारी जो पेमेंट है विद इंटरेस्ट कॉल्स की जो बकाया थी वो हमारे पास जमा कराइए, ठीक है। और उसके बाद जब वो जमा कराने का वो कहते हैं, और उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं और जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी एक मीटिंग बुलाता है जिसके अंदर वो ये देखता है कि भाई जो भी हमारी कंडीशन है एनरोलमेंट की, कि भाई हम इसका वजूद जो एनरोलमेंट है या जो फॉरफीचर है हम इसको बिल्कुल हर तरीके से कैंसिल करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें सारे वो देखते हैं कि भाई हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और हम क्या क्या अपनी कंडीशंस रख सकते हैं लीगली कि भाई हम इसको खत्म करने जा रहे हैं, तो हम
लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या किस किस बेसिस पे इस एनुअलमेंट को पूरी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं, तो वो सारी कंडीशंस वो मेंशन करते हैं और उसके लिए वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई हम इस फॉरफीचर को एन्यूल करने जा रहे हैं। तो इस तरह का वो रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसके बाद वो सारी जो रेजोल्यूशन पास करने के बाद और उसकी पेमेंट जो कॉल्स की, वो क्या कहते हैं, आप सारी पेमेंट करिए और जो भी उसके अंदर रेजोल्यूशन के अंदर जो भी कंडीशंस लिखी होती हैं वो कंपनी कहती है कि भाई आप ये सारी कंडीशंस जो हैं ये सारी चीजें आप फुलफिल करिए और उसके बाद उसका जो नाम है दोबारा से पेमेंट अगर वो कर देता है और वो बाकी सारी जो भी रेजोल्यूशन में जो भी कंडीशंस रखी गई हैं वो उन सभी को कंडीशंस पूरी होती हैं, तो उसका जो नाम है वो दोबारा से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है। ठीक है, उसको दोबारा से री एडमिशन उसका कर लिया जाता है। ठीक है, उसका एनरोलमेंट कर दिया जाता है फॉरफीचर का, यानी कि फॉरफीचर जो किया गया था उसका वजूद बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और उसके नाम पे जो शेयर्स थे वो उसको वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दोबारा से नाम रीइंस्टेट कर दिया जाता है। जो कि पॉइंट आप कह रहे थे गोल्डी, ठीक है, कि वो किस कंडीशन में आपका कहता है, तो वो आपका कंडीशन होता है जब वो बिल्कुल एनुअलमेंट जिसे हम कहते हैं कि भाई वो सारे, और एनुअलमेंट जो है वो आपका कोर्ट के जरिए भी हो सकता है कि भाई अगर वो सारी कंडीशंस पूरी करता है तो वो लीगली कोर्ट भी उसको ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि भाई इस फॉरफीचर को आपने जो जो कंडीशन रखी थी वो सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई हैं। अब आप इस फॉरफीचर को जो आपने किया है इसको एन्यूल कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए और इसका जो नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दोबारा से रीइंस्टेट कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है कि भाई सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण। अगर हम बात करें, अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें, सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण। तो वहां पे क्या कहता है, जहां पे आपका जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को खुद ही अपनी स्वेच्छा से सरेंडर कर देता है कंपनी को कि भाई मैं अपने जो शेयर्स हैं वो कंपनी को सरेंडर कर रहा हूं। वो कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो या तो उसे लगता है कि भाई मैं जो शेयर्स हैं मैं इन शेयर्स की कॉल पे अमाउंट जो है मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं ये जो कॉल के बाकी का अमाउंट है उसको चुका सकूं। तो वो अपनी सारी कार्रवाई से बचने के लिए, सारे प्रोसीजर से बचने के लिए, सारे सब कुछ इजी उसमें निकलने के लिए, तो वो क्या कहता है, मैं इसका पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, इतना नहीं है मेरे पास फंड्स, तो मैं अपनी इच्छा से अपने जो शेयर्स हैं मैं उसको कंपनी को सरेंडर कर रहा हूँ। तो फिर कंपनी क्या कहती है कि भाई आप सरेंडर कर रहे हैं तो उनसे पहले ये देखते हैं कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रावधान है कि भाई सरेंडर करने का या नहीं। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो उसके लिए आपका वो देखते हैं कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद वो सबसे पहले क्या करते हैं आपके कि भाई आप अपने जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि आप अब हमारे मेंबर नहीं रहेंगे, तो आप जो शेयर सर्टिफिकेट है वो हमें जमा करवा दीजिए। तो वो अपने शेयर सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, when a shareholder voluntarily and without any condition returns his shares to the company for cancellation, it is said to be surrender of shares. There is no reference in the Companies Act or in Table A to the surrender of shares. The articles of a company, however, normally authorize the directors to accept the surrender of shares. Where the articles so authorize, the directors may accept a surrender of shares in case where their forfeiture is justified। यानी कि जहां पे उसको कंपनी ने सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए हैं, कंपनी ने पूरा अपना हर तरीके से देख के उसको और सारे वार्निंग लेटर, रिमाइंडर वगैरह भेज के पूरा प्रोसीजर
करके उसका शेयर्स फॉरफीचर किए हैं, और उसके बाद जो फॉरफीचर है उसके बाद उसका जो शेयर होल्डर है वो कहता है कि भाई मैं कैपेबल नहीं हूँ, आप मेरे शेयर्स में सरेंडर कर रहा हूँ वॉलेंटरली, तो उस केस में क्या है, वेयर अ कॉल रिमेन्स अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स आफ्टर द ड्यू डेट, where a shareholder is incapable of making the payment of call amount, surrender of shares is a means to avoid the complicated procedure of forfeiture of shares. Except in the above circumstances, surrender of shares cannot be accepted by the company because in that case it shall constitute a reduction in the company's capital. ठीक है, अगर आपका जो फॉरफीचर है, यानी कि आपका जो फॉरफीचर है वो आपका सरेंडर जो है वो आपका क्या माना जाता है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टली पेड शेयर्स पे ही सरेंडर हो सकता है। ठीक है, जो आपके, क्योंकि आपने फॉरफीचर किया है, उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है, यानी कि आपके वो जो शेयर्स है उन पे आपको कॉल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, यानी कि वो क्या है, पार्टली पेड शेयर्स हैं, तो वो क्या कह रहा है, सरेंडर ऑफ शेयर्स केवल उन सरकमस्टांसिस में, किन सरकमस्टांसिस में, जहां पे शेयर्स आपके पार्टली पेड अप हों, पार्टली पेड अप शेयर्स को ही सरेंडर किया जा सकता है, और आपकी जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं वो आपके सरेंडर नहीं किए जा सकते, यानी कि उसका सरेंडर जो है वो नहीं एक्सेप्ट होगा। और अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स का कोई सरेंडर करता है शेयर होल्डर, वो सिर्फ इस कंडीशन पे डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर वो सरेंडर ऑफ शेयर्स जो कि फुल्ली पेड अप शेयर्स का हो रहा है वो अगर कैपिटल रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं करता है या कैपिटल को वो रिड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे सरेंडर जो कि फुल्ली पेड अप शेयर्स के किए गए हैं, वो अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं करते हैं तो वो उसको डायरेक्टर्स उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट सरेंडर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स नॉट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, but in case the surrender of fully paid up shares does not make any reduction in its capital, a company may accept such surrender. For example, if the surrender is in exchange of other shares of the same nominal value, यानी कि कब, जब आपका फुल्ली पेड अप शेयर्स को सरेंडर कब एक्सेप्ट हो सकता है, जब उसका जो सरेंडर है वो कैपिटल रिडक्शन ना करे। तो वो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई शेयर होल्डर जो वो शेयर सरेंडर कर रहा है उसके बदले में वो क्या कहता है, कोई और शेयर्स विद सेम नॉमिनेशन नॉमिनल वैल्यू अगर वो आपका खरीदता है पर लेता है, ठीक है, तो वो आपका सरेंडर जो है वो आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है फुल्ली पेड अप शेयर्स का भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड फॉरफीचर। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है सरेंडर और फॉरफीचर में, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर्स इज डन बाय द शेयर होल्डर वेयर एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज मेड बाय द कंपनी। जो सरेंडर है वो शेयर होल्डर की अपनी वॉलंटरली स्वेच्छा से किया जाता है, अपनी इच्छा से, और जो फॉरफीचर है वो कंपनी करती है for the non-payment of call amount. Surrender of shares is done voluntarily by the shareholder, whereas forfeiture is a penalty imposed by the company. Where a surrender of shares does not reduce a company's capital or the companies make up such reduction, even fully paid up shares may be surrender. ठीक है, यानी कि जो हम अभी पॉइंट पढ़ रहे थे कि वो ऐसे शेयर्स जो फुली पेड अप हैं वो भी आपके सरेंडर किए जा सकते हैं अगर कंपनी की जो कैपिटल है वो रिड्यूस ना हो या कंपनी ऐसे लॉस को या ऐसे रिडक्शन को आसानी से कवर कर सके। इन कंट्रास्ट टू दिस फुली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, normally in case of surrender of shares, company
the company returns some of the paid up value of shares to the shareholder, whereas no amount is returned to the shareholder in case of forfeiture. ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर्स में कंपनी जो है वो कुछ अमाउंट पेड अप वैल्यू का शेयर होल्डर को वापस कर देती है, लेकिन आपका फॉरफीचर के केस में ये आपका नहीं होता। फॉरफिट में आपका अगर फॉरफीचर हो रहा है तो उस केस में आपका क्या होगा, कंपनी उस पेड अप वैल्यू का जो पेड अप है अमाउंट उसको अपना पास रखती है। ठीक है गर्ल्स, तो आज का फिर लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ जी, आप लोग अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके सर। ओके, हाँ जी, असाइनमेंट का मिल गया सबको? असाइनमेंट का पता है भाई सभी को? यस सर। यस सर। हाँ जी, यस सर। हाँ जी, मैंने वो डाल दिया था आपको। जो असाइनमेंट है वो आपने सबमिट करना है onlinepräsentation.gcwfbd@gmail.com पे। ठीक है, जो मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया हुआ है वो ईमेल आईडी, उस पे आप लोग करेंगे। 30 मई तक आप लोग अपनी असाइनमेंट देंगे और वो भी पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, और आप जो भी आप मेल भेजें, गर्ल्स एक सेकंड लेफ्ट मत करिए एक बार गर्ल्स। हाँ जी, जो भी आप लोग मेल भेज रहे हैं उसमें ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर कि आप जो आप अपना पीडीएफ अटैच कर रहे हैं वो प्रॉपरली पीडीएफ अटैच हो जाए। आप एम्प्टी मेल मत भेजिएगा मुझे, खाली मेल आ जाए और आप कहें कि भाई सर मैंने तो असाइनमेंट सबमिट कर दी थी। तो अपनी जो मेल आप भेज रहे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें जो आप पीडीएफ जो है वो प्रॉपरली अटैच हो गई है, और उसको प्रॉपरली एक बार सेंट मेल में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो मेल एड्रेस पे वो सेंट हो गई है और जो पीडीएफ आपने अटैच की है वो पीडीएफ उसमें अटैच हो गई है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, सभी एक बार चेक करके अच्छे से तब उसे मेल करिएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए ठीक। सर मेरी कल की भी अटेंडेंस लगा देना। कल की हाँ, नीरू नीरू, सर हाँ जी, गोल्डी नीरू की तो हम अटेंडेंस। नेट से करके कर सकते हैं। हाँ जी, सर बुक नहीं है हमारे पास, तो हम गूगल वगैरह से कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। मैं तो इस चीज के फेवर में हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, गोल्डी नीरू की 2 अटेंडेंस लगा देना। ओके मैम। ओके सर। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू सर। ओके।